हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों, आज हम जो एक्सरसाइज है 7.4 उससे पहले की जो थ्योरी है वो एकदम स्क्रैच से सारा कुछ कवर करेंगे उसमें। तो उसके अंदर मेनली आज जाके कॉम्बिनेशंस हमें देखने को मिलेगा। अभी तक की जो एक्सरसाइज थी 7.1, 7.2 और 7.3, उन तीनों एक्सरसाइज के अंदर कहीं ना कहीं 7.2 के अंदर तो फैक्टोरियल था, लेकिन 7.1 और 7.3 उनके अंदर था अपना परम्यूटेशन। ठीक है, तो आज 7.4 की जो थ्योरी है उसके अंदर कॉम्बिनेशंस पहली बार आता है। तो 7.4 के क्वेश्चंस में भी कॉम्बिनेशन आएगा। तो आज हम कॉम्बिनेशन क्या होता है ये देखेंगे। फिर कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है एनसीआर, सिंपल सा जो फॉर्मूला होता है वो बेसिक सा। यहाँ पे सी का मीनिंग होता है क्या, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशंस। एक फॉर्मूला और आया था पहले, वो था एनपीआर का, तो उसके अंदर P4 क्या होता था, परम्यूटेशंस होता था। ठीक है, तो फिर एनसीआर की उत्पत्ति कैसे हुई वो देखेंगे, एनसीआर की क्या प्रॉपर्टीज होती है वो देखेंगे, और सबसे लास्ट में हम एग्जांपल नंबर 19 देखेंगे। और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसके अंदर हर एक आस्पेक्ट कवर करने की कोशिश की है और इसके अंदर मेनली सिलेक्शन की बात की गई है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा शानदार एग्जाम्पल है ये। तो दोस्तों, कॉम्बिनेशन से अब हम स्टार्ट करते हैं। कॉम्बिनेशंस के बारे में हमने एक बार पहले भी देखा था, लेकिन वो काफ़ी बेसिक सा था। आज हम डिटेल में देखेंगे। तो कॉम्बिनेशन का सबसे पहला जो एकदम बेसिक सा जो मीनिंग अपने दिमाग में आना चाहिए वो होना चाहिए सिलेक्शन। ठीक है, सिलेक्शन के बारे में आज अपने सारा कुछ सिलेक्शन के बारे में होगा। सिलेक्शन इन द सेंस कि कुछ चीज़ें अपने पास में पड़ी हुई है या फिर कुछ लोग हैं अपने पास में सामने खड़े हैं, हमें उनमें से कुछ लोगों को चुनना है ना, सेलेक्ट करना है। हो सकता है हम बहुत सारों में से एक बंदा चुने, या फिर बहुत सारों में से हम दो पर्सन्स को चुने, या फिर बहुत सारी चीज़ों में से हम चार चीज़ों को चुने। तो कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, सिलेक्शन होता है। यहाँ पर ऐसा मत समझना कि कॉम्बिनेशन मतलब भाई ऐसे उल्टा उल्टा सीधा कॉम्बिनेशन, ऐसे ऐसे बैठ जाए, ऐसे ऐसे बैठ जाए, वो मत सुनना। वो सब कुछ किस में आता है, परम्यूटेशन के अंदर आता है, अरेंजमेंट जिसको बोलते हैं। ठीक है ना, तो कॉम्बिनेशन का मीनिंग क्या है, सिलेक्शंस। तो दोस्तों, कॉम्बिनेशन कहाँ से आया, इसका फॉर्मूला एनसीआर कहाँ से आया, उसको जानने के लिए भी हमें परम्यूटेशन का सहारा लेना पड़ेगा। तो एक बार हम फटाफट परम्यूटेशन के बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं कि क्या क्या हम इसके बारे में जानते हैं। नंबर ऑफ परम्यूटेशंस। परम्यूटेशंस का मीनिंग क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स एट आर प्लेसेस। ठीक है, आर स्थानों पर एन ऑब्जेक्ट्स को जचाने के तरीके किस में आते हैं, परम्यूटेशंस में आएंगे। तो ये तरीके होते कितने हैं, एन पी आर। यहाँ पे जो एन है उसको हम अपर सफिक्स बोलते हैं, आर को हम लोअर सफिक्स बोलते हैं। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स की जो संख्या है वो आ जाएगी ऊपर, और जो प्लेसेस है वो आ जाएंगी नीचे। और जनरली कंडीशन ये होती है कि जो अपना आर है, ये जो नीचे वाला नंबर है, ये जीरो या जीरो से ज़्यादा और एन या एन से कम हो। ये कंडीशन होती है जिसका हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो दोस्तों, ऐसे हमने कॉम्बिनेशन का एक फॉर्मूला तैयार किया। अब उसकी वैल्यू क्या होती है वो बाद की बात है, लेकिन हम तैयार तो कर ही सकते हैं। नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस। कॉम्बिनेशंस का मीनिंग सिलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स। तो दोस्तों, ऐसा कुछ होगी इसकी डेफिनेशन। हमें यहाँ पर एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से आर ऑब्जेक्ट्स को चुनना है। कॉम्बिनेशन मतलब उनका सिलेक्शन करना है हमें। तो इसके लिए भी हमने एक फॉर्मूला बना लिया कि भाई एन सी आर। ठीक है, एन सी आर। यहाँ पर भी वही कंडीशंस लगेगी कि जो जीरो है वो लेस देन इक्वल टू आर, लेस देन इक्वल टू एन, ऐसा कुछ होगा। लेकिन भाई यहाँ पर जो एन पी आर का जो फॉर्मूला है ये तो हमें पता था। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल। इसका फॉर्मूला हमें नहीं पता। तो ये फॉर्मूला आप देखो कैसे निकालेंगे, इसको समझना आप। फॉर एग्जाम्पल, हमें पांच लोगों को तीन सीट्स पर अरेंज करना है। क्या करना है, अरेंज करना है। तो अरेंज का मतलब क्या हो गया, परम्यूटेशंस हो गया, है ना। अरेंज का मतलब क्या हो गया, परम्यूटेशंस। मतलब हम एनपीआर का फॉर्मूला यहाँ पर लगा सकते हैं। तो दोस्तों देखो, इसको सोचने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो वो तरीका जो हम लगाते आए हैं अभी तक, कि हम क्या करेंगे, ऐसे तीन सीट्स है तो ऐसे मैं तीन जगह बनाऊंगा। अब भाई पांच लोग हैं तो पांचों लोगों को पहले इस सीट के पास लेके आऊंगा। तो यहाँ पर लोगों को बिठाने के तरीके क्या हो जाएंगे, पांच हो जाएंगे। फिर एक बंदा यहाँ पर बैठ जाएगा। तो देखो, रिपीटेशन तो ऑब्वियसली होगी नहीं, पांच लोग हैं। अब पांचों लोग क्या, एक एक जना यहाँ पर बैठ गया तो वो आगे थोड़ी बैठेगा। तो आगे क्या हो जाएंगे, तरीकों की संख्या एक कम हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, चार आ जाएगा। फिर उससे आगे क्या आ जाएगा, तीन आ जाएगा। ये सब कुछ क्या है, परम्यूटेशन है। अच्छा, हम इन तरीकों को मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई क्यों करते हो आपको पता है, ये मल्टीप्लीकेशन रूल लगाएंगे हम। तो 5 × 4 × 3। तो ये जो नंबर ऑफ परम्यूटेशन है ना, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, ये क्या हो गया, 5 × 4 × 3। मतलब इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, पांच लोग हैं तीन सीट है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि 5p
3, ठीक है, 5p3। तो हमने क्या किया, जो फर्स्ट मेथड है उसके अंदर हमने एक साथ ही सब कुछ सोच लिया, मतलब 5 लोगों को ही लेके आ गए हम यहाँ पर। पहले 5 में से कोई एक जना यहाँ पे बैठ जाएगा, एक जना यहाँ पर और एक जना यहाँ पर, 2 लोग फिर भी यहाँ पर बच जाएंगे। तो ये एक तरीका था सोचने का, ठीक है, ये एक तरीका था सोचने का। देखो दूसरा तरीका क्या हो सकता है, कोई बोले नहीं 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 हम ऐसा नहीं करेंगे, 5 को क्यों लेके जाएं भाई, जब सीट ही 3 है तो 5 को क्यों लेके जाए। तो वो क्या किया उसने उसने इस पूरे काम को, 5 लोगों को 3 सीट्स पे बिठाने तक का जो काम है ना, उसको 2 भागों में तोड़ दिया। सबसे पहले क्या किया, सेलेक्ट 3 आउट ऑफ 5, जो 5 लोग हैं उसमें से 3 लोगों को चुन लिया। क्यों किया ऐसा, क्योंकि देखो सीट्स है 3, लोग है 5, तो इससे बढ़िया ऐसा डायरेक्ट सबको ही लेके जाने से बढ़िया है कि आप 5 में से 3 लोगों चुन लो, और फिर बाद में जो 3 लोग होंगे उनको फिर सीट भी 3 है उन पर बिठा देंगे हम, ठीक है। तो एक तो ये किया। क्या इतना सा करने से हमने उन तीनों लोगों को अरेंज कर दिया? नहीं किया, अभी तक हमने सेलेक्ट ही किया है। इस प्रोसेस में 2 टुकड़े हो जाएंगे, तो दूसरा टुकड़ा किस पे काम करेगा, उनको अरेंज करने के लिए, ठीक है। कितने लोगों को, 3 लोगों को, क्योंकि पहली स्टेप में हमने 5 लोगों में से 3 लोगों को चुना। तो दूसरी स्टेप क्या है, तो मैं यहाँ पर एंड लगा दूंगा, क्योंकि काम अभी बाकी है, और नहीं लगाऊंगा मैं यहाँ पर, क्या लगाऊंगा, एंड लगाऊंगा। अरेंज 3 पर्सन्स ऑन 3 सीट्स, ठीक है। तो ये दूसरा स्टेप हो गया। अच्छा, सेलेक्ट 3 आउट ऑफ 5। अब इसके तरीकों की संख्या नहीं पता हमें, क्योंकि सिलेक्शन तो पहली बार आया है इसके अंदर, और अभी भी हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला होता है एनसीआर, सिलेक्शन का जो फॉर्मूला होता है एनसीआर, उसका फॉर्मूला हमें नहीं पता। तो मैं इसको बस उतना ही लिख दूंगा। एन यहाँ पर क्या है, टोटल, आर क्या है, जितने हम सेलेक्ट करने हैं वो लोग। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या बन जाए, आप चाहो तो इस ये जो भी नंबर आएगा, जितने भी तरीकों की संख्या आएगी, इसको आप एक्स मान लो, लेकिन मैं यहाँ पे एन सी आर ही मान लेता हूँ, ठीक है। तो ये इसके तरीके हो गए, पता नहीं कितने। अच्छा, एन सी आर मतलब यहाँ पे कितना, 5C3। ये तो आप बता ही सकते हो। अरेंज 3 पर्सन्स ऑन 3 सीट्स, हमने यहाँ तक पहली स्टेप तक 3 लोगों का चुनाव कर लिया, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, ठीक है। ये 3 लोग हैं, 5 में से तीनों का हमने चुनाव कर लिया। अब इन तीनों को यहाँ पर बिठाने के तरीके क्या हो जाएंगे, पहली सीट पर 3 तरीके, दूसरी सीट पर 2 तरीके, और तीसरी सीट पर 1 तरीका, है ना, क्योंकि रिपीटेशन तो होगा नहीं। तो ये कितने तरीके आ गए इसके, 3 इंटू 2 इंटू 1 6, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में 3 फैक्टोरियल भी बोल सकते हैं, क्योंकि 3 इंटू 2 इंटू 1 क्या होता है, 3 फैक्टोरियल होता है। तो यहाँ पर ये जो एंड के बाद दूसरा जो काम था, अरेंज 3 पर्सन्स ऑन 3 सीट्स, उसके तरीके कितने हो गए, 3 फैक्टोरियल हो गए। ये फर्स्ट स्टेप है, सेलेक्ट 3 आउट ऑफ 5, और ये सेकेंड स्टेप है, देन अरेंज 3 पर्सन्स, जो हमने इधर सेलेक्ट किए थे, ऑन 3 सीट्स, उनको वापस फिर बिठाना है, क्योंकि अपना पूरा काम है बिठाने तक का। तो इसके तरीके कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ वेज, इसके कितने तरीके हो जाएंगे, फर्स्ट स्टेप के भी काउंट होंगे, सेकंड स्टेप के भी काउंट होंगे, बीच में दोनों को हम जोड़ेंगे या फिर मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर एंड लगा है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हम दूसरे रास्ते को चुनते हैं तो इसके तरीके कितने हो जाएंगे, 5C3 इंटू ये 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। तो ये जो आंसर आया सेकंड स्टेप का, वो भी अपने काम क्या था, 5 पर्सन्स को 3 सीट्स पे अरेंज करने का। तो दूसरे जो पार्ट किया था हमने, उससे भी उतना ही आंसर आएगा, जो पहला पार्ट था उससे भी उतना ही आंसर आएगा। यहाँ पर दोनों स्टेप्स क्या है, सेम काम कंप्लीट करती है, लेकिन इनका तरीका अलग है, काम सेम है, तरीका अलग है। तो यहाँ से जो फर्स्ट स्टेप के तरीके हैं 5P3, और जो सेकंड स्टेप के जो तरीके हैं कितने, 5C3 इंटू 3 फैक्टोरियल, ये एक्चुअली सेम है। यहाँ पर 5P3, ये P वाला फॉर्मूला क्या करता है, डायरेक्ट अरेंज कर देता है। C वाला फॉर्मूला क्या करता है, पहले 5 में से 3 लोगों को चुनेगा, देन उनको अरेंज करेगा। तो ये भी काम वही करता है, ये भी काम वही करता है, लेकिन लिखने का तरीका बदल गया। इसके अंदर हमें एक सिलेक्शन वाला एंगल हमें दिखाई देने लग गया, जो कि काफ़ी यूज़फुल है। कई बार हम सेलेक्ट ही करते हैं, अरेंज नहीं करते, तो सिलेक्शन भी बहुत ज़रूरी है। तो अगर मैं 5C3 का फॉर्मूला तैयार करूं तो वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये 3 फैक्टोरियल उसके नीचे चला जाएगा। 5P3 का फॉर्मूला क्या होगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल इक्वल टू, यहाँ पर 5C3 उधर की तरफ है तो इसका फॉर्मूला अभी बन जाएगा। यहाँ पे 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में है, वो इसके नीचे आ जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो जो 5C3 का जो फॉर्मूला है, ये पहली बार हमें दिखाई पड़ा, ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है। तो 5C3 का फॉर्मूला क्या हुआ, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। नीचे की तरफ 2 नंबर आने लग जाएंगे,
5p3 वाले में ओनली एक ही नंबर आता था n माइनस आर का फैक्टोरियल। तो अब यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो NCR का जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है ये क्या होगा। देखो आप एक बार इसको दोबारा ऑब्जर्व कर लो, 5c3, तो ये जो 5 है ये ऊपर आ जाएगा और 5 एक बार नीचे भी आएगा। यहाँ पे जो 3 है इसका क्या मीनिंग है, यहाँ पे 3 यहाँ पे माइनस हो रहा है उसमें से और एक बार फ्री खुद भी आ रहा है मतलब। तो यहाँ पे NCR का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन इन दोनों का अंतर आ जाएगा n माइनस आर का फैक्टोरियल, और एक बार ये r खुद भी आ जाएगा फ्री यहाँ पे r फैक्टोरियल। तो ये फॉर्मूला हो गया NCR का n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल r का फैक्टोरियल। कैसे आया, एक ही चीज़ के एक जो काम था परम्यूटेशंस का उसको दो तरीकों से सोचने से आया। एक तो डायरेक्ट तरीका 5p3 वाला, ऐसा ना करना चाहो तो आप सेलेक्ट करके अरेंज कर लो, तो उस केस में 5c3 और 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। तो यहाँ से हमें सबसे पहले 5c3 का एक्सप्रेशन देखने को मिला, तो इसी से हमने थोड़ी प्रेरणा लेके यहाँ पे NCR का फॉर्मूला तैयार कर लिया, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू आर का फैक्टोरियल। ठीक है, तो अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। तो दोस्तों इसकी पहली प्रॉपर्टी के नाम पे तो हम इसका फॉर्मूला ही लिख देंगे कि भाई NCR का फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन इन दोनों का अंतर n माइनस आर का फैक्टोरियल, और ये r एज इट इज़ वो आ जाएगा r फैक्टोरियल। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला आया, फॉर्मल ये इसका फॉर्मूला हमें याद रखना है। अच्छा, NPR का जो फॉर्मूला है उसको मैं ये नहीं कहता कि वो आप याद करो, लेकिन NCR का फॉर्मूला याद होना ही होना आपको चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर जैसे ये फॉर्मूला आया तो ये एक्चुअली ये देखो ये चीज़ क्या है, ये वाला एक्सप्रेशन क्या है, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि NCR कुछ भी नहीं है, ये है NPR अपॉन आर फैक्टोरियल। ठीक है, या फिर इसको आप दूसरे शब्दों में ऐसे बोल सकते हो कि जो NPR का फॉर्मूला है उसके दो टुकड़े हो जाएंगे, ये इससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा NCR इंटू आर फैक्टोरियल। तो आपकी जैसी मर्जी हो वैसे आप देख सकते हो, हर फॉर्मूले के मैंने सारे एंगल्स आपको बता दिए, इनमें से ये तो आपको याद होना ही होना चाहिए क्योंकि इसकी ज़रूरत बहुत बार पड़ेगी। अब आगे जो बाइनोमियल चैप्टर है ना उसमें भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, थोड़ा सा मैं एक बार NCR को इलेबोरेट कर देता हूँ। NCR यहाँ पर जो C है, C4, इसका C का मीनिंग क्या है, C4 कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन। ये जो R है इसको हम बोलते हैं लोअर सफिक्स, यहाँ पे जो N है इसको हम क्या बोलते हैं, अपर सफिक्स। यहाँ पे R का मतलब क्या है, जो हमें सेलेक्ट करने हैं, है ना, जो वो ऐसे ऑब्जेक्ट्स की संख्या जो हमें सेलेक्ट करनी है, और N है टोटल ऑब्जेक्ट्स। दोस्तों अब देखते हैं सेकंड प्रॉपर्टी। तो सेकंड प्रॉपर्टी कुछ खास नहीं है, कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज है जो कि आपको याद ही रख लो तो ज़्यादा फायदा होगा। जैसे मैं बोलूँ कि भाई NC0 का फॉर्मूला क्या होगा, तो दोस्तों NC0 को सोचने के भी दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप भाई कंसेप्ट से सोच लो, क्या कि NC0 मतलब n में से 0 लोगों को चुनने के तरीके। तो कितने तरीके होंगे भाई, जब हम 0 लोगों को चुन रहे हैं इसका मतलब हम किसी को भी नहीं चुन रहे, सभी को छोड़ रहे हैं, तो सभी को छोड़ना भी एक तरीका है। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 1। ऐसा समझ में आया तो ठीक, नहीं तो आप क्या कर सकते हो, इसके फॉर्मूले की जो है ना ये इससे आप डिराइव कर सकते हो कि NC0 कितना आएगा, 1 आएगा। कैसे, NC0 इक्वल टू कितना हो जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन नीचे दोनों का अंतर, तो इन दोनों का अंतर क्या आएगा, n माइनस 0 का फैक्टोरियल, और फिर क्या है r फैक्टोरियल मतलब ये 0 का फैक्टोरियल। इसको सोल्व करेंगे तो n फैक्टोरियल अपॉन इन दोनों का अंतर क्या हो गया, n फैक्टोरियल ही हो गया, और यहाँ पे 0 फैक्टोरियल कितना होता है, 1 होता है, तो n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऐसे ही NCN इसका आंसर भी 1 आता है। तो ये आप बेसिक से भी सोच सकते हो कि भाई n में से अगर हमें n लोगों को चुनना है तो उसके तरीके क्या हो जाएंगे, एक ही होगा, सबको ही उठा लो। अगर तरीके से करना चाहो तो NCN इक्वल टू क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन नीचे इन दोनों का अंतर आएगा पहले, तो n माइनस n का फैक्टोरियल, और फिर नीचे वाला जो है लोअर सफिक्स वो पूरा का पूरा आ जाएगा n फैक्टोरियल इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन इन दोनों का अंतर क्या हो गया, 0 फैक्टोरियल हो गया, मल्टीप्लाई बाई n फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल यहाँ पर आ ही जाएगा, ये इससे कट गया। 0 फैक्टोरियल कितना हो गया, 1 हो गया, तो 1/1 ही इसका आंसर आ गया। ऐसे कुछ और छोटी मोटी चीज़ें तो उनको आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे NC1 का आंसर n आएगा, NCN-1 का आंसर n आएगा। ये भी देखो, आप हर चीज़ को मैं कहता हूँ बेसिक से तो समझो ही समझो, फॉर्मूले से तो आंसर आ ही जाएगा, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो कोई भी आंसर निकाल सकता है फॉर्मूले से। लेकिन आप क्या इसका भाव समझ पाए, यहाँ पे क्या NC1 है, मतलब n लोगों में से एक जो लोग एक बंदा जो है ना उसका चुनाव करना हमें। तो कैसे कर सकते हैं, आपके सामने 20 स्टूडेंट खड़े हैं, उनमें से आपको एक स्टूडेंट का सिलेक्शन करना है,
तो 20 में से आप किसी भी एक को ले सकते हो, तो कितने तरीके हो गए, 20 ही हो गए ना। तो वही तो बात है यहाँ पर, NC1 में n हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप फॉर्मूले से डिराइव कर सकते हो, तो ये भी आप याद रख सकते हो, मतलब याद हो ही जाएगा बाइनोमियल कंप्लीट करते करते। NC1 NCn-1 NCn NC2 ये NC0 ये सब कुछ आपको याद हो जाएगा, तो थोड़ी दिनों की बात है। NCn-1 को आप कैसे सोच सकते हो कि भाई n में से n-1 लोगों को चुनना है। ठीक है, तो कैसे समझो, जैसे 20 में से 19 लोगों को चुनना है, इसका मतलब किसी न किसी एक को तो हमें छोड़ना ही पड़ेगा, है ना, उसको हमें लेफ्ट करना पड़ेगा। तो किसी एक को लेफ्ट करने के तरीके कितने हैं, 20 है। तो वैसे यहाँ पर क्या आ जाएगा, NCn-1 में अगर आपको n-1 लोगों को चुनना है ना, तो किसी एक को छोड़ना पड़ेगा। एक को कैसे छोड़ेंगे, वही ऊपर वाली बात हो गई, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, n आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी आप इसको सोच सकते हो। हर चीज़ को सोचने के दो तरीके हैं, अगर आप कुछ लोगों को लोगे ना तो कुछ लोगों को छोड़ना भी पड़ेगा। तो बात वही है, लेने के तरीके इक्वल टू छोड़ने के तरीके। दोस्तों अब देखते हैं हम थर्ड प्रॉपर्टी, NCR इक्वल टू NCn-R। इस पर भी मैंने स्टार लगाया, तो इसको भी आपको याद रखना है। कोशिश करो कि आज जैसे ये वीडियो खत्म हो, ये जो 4-5 प्रॉपर्टीज़ है, इसका जो फॉर्मूला है वो सब कुछ आपको याद हो जाए, इनको कहीं भी लिख लेना। क्योंकि मैं वैसे तो इसके अंदर ज़्यादा इस चैप्टर में याद करने की चीज़ें नहीं है, लेकिन ये जो फॉर्मूले हैं कम से कम यार इतनी प्रॉपर्टीज़ तो आपको याद होनी चाहिए। बहुत कम ही है वैसे देखा जाए तो, लेकिन ये काफ़ी ज़रूरी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। NCR इक्वल टू, जैसे ये है NCn-R। अब ये प्रॉपर्टी ऐसी है कि इस तीसरी प्रॉपर्टी से चौथी प्रॉपर्टी बनेगी, और जो चौथी प्रॉपर्टी होगी वो अपना काम बहुत आसान कर देगी। तो पहले तो ये देखते हैं कि ये आखिरकार हुआ कैसे, NCR इक्वल टू NCn-R। फिर इसको याद करने की कुछ चीज़ें बताऊंगा, फिर फोर्थ प्रॉपर्टी जब आएगी ना तब और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ये। तो कैसे करें, इसका LHS ले लेता हूँ मैं, तो NCR, तो LHS क्या होगा, n फैक्टोरियल अपॉन इन दोनों का अंतर n-R का फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल। ठीक है, तो इतना ही छोड़ दो इसको। अब देखते हैं RHS, सबसे आसान तरीका है ऐसे प्रॉपर्टी को प्रूव करने का, LHS RHS आप अलग अलग ले लो। अच्छा, RHS क्या होगा, NCn-R। तो अब इसके अंदर क्या करोगे, इसको भी खोलो, है ना, इसको भी, इसका जो फॉर्मूला है उससे आप इसको एक्सपेंड करो। तो ऊपर तो क्या है n, तो n का n फैक्टोरियल आ जाएगा। अब नीचे क्या आएगा, पहले ब्रैकेट में इन दोनों का अंतर आएगा। तो पहला यहाँ पे अपर सफिक्स क्या है n, माइनस लोअर सफिक्स क्या है n-R। यहाँ पे एक बड़ा ब्रैकेट में लगा देता हूँ, और इसके बाहर क्या लग जाएगा, फैक्टोरियल। इस ब्रैकेट के अंदर क्या है, इनका अंतर। फिर दूसरा यहाँ पे जो फैक्टोरियल लगेगा वो एक्चुअली नीचे वाला जो लोअर सफिक्स है उसका फैक्टोरियल होगा। तो n-R को एज इट इज़ यहाँ पे लिख दूंगा, लोअर सफिक्स को एज इट इज़ लिख दिया और उसका फैक्टोरियल। इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, n फैक्टोरियल अपॉन n-R। तो n से n कट जाएगा, कटेगा नहीं कटेगा, ये ब्रैकेट जब खोलेगा दिमाग में खोल लो इसको, n-n और माइनस r क्या हो जाएगा, प्लस r बन जाएगा। तो एक्चुअली r फैक्टोरियल ही यहाँ पर बचेगा, n से n कट जाएगा। तो पहला ब्रैकेट सोल्व हो गया, दूसरा ब्रैकेट n-R का फैक्टोरियल। तो आप एक बार देखो यार, ये जो एक्सप्रेशन है यार, ये जो एक्सप्रेशन ये सेम नहीं है, सेम ही तो है, ऊपर n फैक्टोरियल दोनों के ऊपर है, फिर नीचे की तरफ r फैक्टोरियल और n-R का फैक्टोरियल आना चाहिए। तो वो ऐसे आ रहा है, इसके अंदर ऐसे आ रहा है, तो बात तो एक ही ना, कैसे भी a इंटू बी लिखो या फिर b इंटू ए लिखो, बात एक ही है। तो ये प्रॉपर्टी हमने प्रूव तो कर दी। अब इसका मीनिंग क्या है, देखो इसका मीनिंग ऐसे है, फॉर एग्जाम्पल इसको सबसे बढ़िया एग्जाम्पल से देखोगे ना तो बहुत मज़ेदार तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे मैं n की वैल्यू ले लेता हूँ 10 c, और जो r है ना उसकी वैल्यू ले लेता हूँ मैं 3, है ना, r की वैल्यू मैंने क्या ले ली, 3 ले ली, इक्वल टू, तो NCR को अगर मैं NCn-R लिख सकता हूँ तो tan-C3 को भी मैं कुछ ना कुछ लिख सकता हूँ। तो tan-C3 को क्या लिखूंगा, tan-C n-R। तो जो पहले थे ना ये दोनों लोग, अपर सफिक्स लोअर सफिक्स, इन्हीं दोनों का अंतर है यहाँ पे नीचे की तरफ। तो यहाँ पर क्या है 10 और 3, तो इन्हीं दोनों का अंतर आ जाएगा यहाँ पर 10-3। तो मैं इनको ऐसे बोल सकता हूँ tan-C3 इक्वल टू tan-C7, है ना। तो अब आप समझ पा रहे हो कि ऐसा भी हो सकता है, tan-C3 की वैल्यू tan-C7 के बराबर होती है। अब आपको कैसे पता चलेगा, जैसे ये तो चलो लग गया, लेकिन ऐसे फटाफट कैसे पता चलेगा कि 3 का पार्टनर 7 होगा, मतलब 10 तो ऊपर आएगा ही आएगा दोनों में, तो 3 वाला जो है लोअर सफिक्स वो 7 वाले लोअर सफिक्स के भी बराबर होगा, ये कैसे पता चलेगा। तो आप ऐसे क्या करो, इन दोनों को जोड़ा करो, 3 और 7 कितना बन जाए, 10 बन जाना चाहिए। चलो एक और एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करते हैं। अब आप बताओ कि अगर मैं लिखूँ 12C4, है ना, 12C4 लिखूंगा, तो अब आपके दिमाग में आ गया होगा कि 12C4 किसके बराबर होगा, 12C8 के बराबर होगा कि नहीं होगा, है ना।
तो ऐसे ये तरीका काम करता है फटाफट। अब इसी तरीके को देखते हुए मैं प्रॉपर्टी नंबर 4 बताने जा रहा हूँ। प्रॉपर्टी नंबर 4 ये है, इसमें थोड़ा स्टेटमेंट टाइप का है। इफ़ एन सी ए इक्वल टू एन सी बी, अगर एन सी ए कोई नंबर है, ए और बी मैंने आर की जगह लिख लिया, इफ़ एन सी ए इक्वल टू एन सी बी देन, अब यहाँ से दो तरीके हम दो रिजल्ट निकाल सकते हैं। दोनों रिजल्ट क्या होंगे, ऐसे कुछ होंगे। जो पहला है वो आप ऐसे समझ सकते हो कि भाई या तो सीधा सीधा ये दिमाग में तो जाएगा ही जाएगा कि ए बराबर बी होगा। जब अपर सफिक्स बराबर है, लोअर सफिक्स हमें पता नहीं है, और लेकिन दोनों नंबर बराबर है, ये इधर वाला एनसीआर और इधर वाला एनसीआर बराबर है, तो एक तरीका तो ये बन ही सकता है कि भाई नीचे वाला नंबर भी एज इट इज बराबर हो, है ना। या फिर इसके बाद में मैं और लगा रहा हूँ, एंड नहीं लगा रहा। और सेकंड ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि भाई जैसे टेन सी थ्री के बराबर थोड़ी है, टेन सी थ्री टेन सी सेवन के भी बराबर हो गया, तो ये वाली सिचुएशन भी आ सकती है ना। ये वाला भी कॉम्बिनेशन यहाँ पर बैठ सकता है। तो इनके अंदर सबसे खास बात क्या है, जैसे थ्री का पार्टनर क्या है, 7 है, तो 3 और 7 की क्या खासियत है, यहाँ पर आप देखोगे 3 और 7 को जोड़ोगे तो कितना आंसर आएगा, 10 आंसर आएगा। यहाँ पर 4 और 8 की क्या खास बात है, 4 और 8 को अगर आप जोड़ोगे ना तो इसका आंसर कितना आएगा, 12 आएगा, अपर सफिक्स के बराबर आएगा। तो दूसरा कॉम्बिनेशन ये भी हो सकता है कि ए और बी को जब आप जोड़ो, ए प्लस बी बराबर कितना आंसर आ जाए, अपर सफिक्स के बराबर एन के बराबर आ जाए। तो आपको हमेशा ऐसे एक साइड में नहीं सोचना है कि ए अगर एन सी ए इक्वल टू एन सी बी आ गया तो ए बराबर बी होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, है ना। कई बार ऐसा नहीं होगा, और क्वेश्चन जब आएगा ना तब ऐसा तो होगा ही नहीं। मतलब मैं उसके बाद बता रहा हूँ कि क्वेश्चन का जब आंसर निकालोगे ना तब इसके लगने के चांस बहुत कम है, लेकिन इसके लगने के चांस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो एन सी ए इक्वल टू एन सी बी होगा, तब आपको दोनों ही चीज़ें दिमाग में लानी है। अगर संभव हुआ तो ए इक्वल टू बी भी लग जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इतना आसान क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा। लेकिन दूसरा वाला लग जाएगा, दूसरे वाले के अलावा, इन दोनों के अलावा और कुछ नहीं होगा। तो दूसरे वाले में क्या है, ए प्लस बी बराबर एन। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। अगर आपको ये बोल दिया जाए कि भाई एन सी 7 इक्वल टू एन सी 8 है ना, एन सी 8, तो आप बताओ कि एन की वैल्यू आखिरकार क्या है। अब देखो अपर सफिक्स को छुपा लिया इन लोगों ने, मतलब मैंने छुपा लिया। तो देखो दो एन सी आर आपस में बराबर है, ऐसे इधर देखो दो लोग बराबर है, तो या तो ए बराबर बी होगा, मतलब या तो उनका लोअर सफिक्स बराबर होगा। तो जैसे यहाँ पर 7 है और यहाँ पे 8 है, तो 7 और 8 ये तो फिक्स है। अब ऐसे नहीं कि आप इनको किसी को बदल के लिख दो। तो यहाँ पर 7 और 8 फिक्स है ना, तो अब ये तो क्या, ये तो दोनों बराबर हो ही नहीं सकते, इसका मतलब पहला तो लगेगा ही नहीं। तो फिर कौन सा लग सकता है, ये दूसरा वाला लगेगा, ए प्लस बी बराबर एन। तो यहाँ पर ये दोनों तभी बराबर हो सकते हैं जब इनका जो लोअर सफिक्स को जोड़े ना, मतलब 7 और 8 को अगर हम जोड़ें तो कितना आंसर आ जाए, एन के बराबर आंसर आ जाए। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि 15 बराबर क्या हो गया, एन हो गया। तो ऐसे भी हम मतलब ऐसे भी क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिलते हैं। दोस्तों ये है एनसीआर की लास्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 5, एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस 1 इक्वल टू एन प्लस 1 सी आर। कैसे याद कर सकते हो, जब भी ये प्रॉपर्टी लगने की बात आएगी, वैसे तो जब आप IIT JEE की तैयारी करोगे तब इस प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पर अपने कोई नॉर्मल कोई कैलकुलेशन हो तो उसके लिए भी यूज़ की जा सकती है ये, और नहीं तो फिर बाइनोमियल के अंदर यूज़ आ सकती है। तो यहाँ पर क्या है, कैसे लगा सकते हो, पहली चीज़ तो जब भी ये लगाना हो तो आपको ये देखना पड़ेगा कि इन दोनों के अपर सफिक्स क्या हो, बराबर हो, है ना। यहाँ पर एन और यहाँ पर भी एन, तब इन दोनों के अपर सफिक्स का क्या बन जाएगा, एन प्लस 1 बन जाएगा। लेकिन रुको, उससे पहले नीचे ऐसा होना चाहिए, एक नंबर बड़ा एक नंबर छोटा होना चाहिए, और इन दोनों का जो अंतर है वो एक का ही होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे आर आए तो यहाँ पे आर माइनस 2, 2 2 3 3, इनका अंतर नहीं चलेगा। कितने का अंतर चलेगा, ओनली 1 का। मतलब ये दोनों नंबर आपको लगातार दिखाई देंगे। कहने को ये प्रॉपर्टी कुछ ऐसे काम करेगी जैसे मैं बोलूँ कि भाई 7C3 और 7C4, तो आप देखोगे कि यहाँ पर नीचे वाले नंबर लगातार है और ऊपर वाले बराबर है। तो होगा क्या, ऊपर वाले जो बराबर है एन और एन, उनका बन जाएगा एन प्लस 1, तो 7 और 7 का क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। सी नीचे की तरफ एक है आर, एक है आर माइनस 1, तो आ गया आर। मतलब कौन सा आया, छोटा वाला नंबर आया या बड़ा वाला नंबर आया, बड़ा वाला नंबर आया, आर है तो ये बड़ा वाला इधर भी आर आ गया। ऐसे 3 और 4 का क्या आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप दो एनसीआर्स को जोड़कर एक नया एनसीआर बना सकते हो, लेकिन जुड़ने के लिए भी एक प्रोसेस होनी चाहिए। ऐसे दो लोग होंगे तभी इनके बीच में रिएक्शन होकर ये बन पाएगा।
ऐसे हर किसी को हम नहीं जोड़ सकते। तो दोस्तों अब हम इसका प्रूफ कर लेते हैं, क्योंकि देखो प्रूफ कराने की मेरी आदत है, बिना प्रूफ कराए मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे नाइंसाफी सी हो रही है। तो एक बार इसका प्रूफ कर लेते हैं फटाफट, जल्दी से कर लेंगे लेकिन करेंगे ज़रूर, है ना। तो एल एच एस इक्वल टू, मैंने एल एच एस तो इसका लिख लिया है, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन है, तो एन सी आर का फॉर्मूला ही काम करेगा। एन सी आर का फॉर्मूला क्या होता है, क्या आपको याद है? एन सी आर का फॉर्मूला क्या होता है? एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल और आर का फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये हम एन सी आर का फॉर्मूला लगाएंगे। ऊपर एन का एन आ जाएगा, नीचे इन दोनों का अंतर आ जाएगा, और नीचे वाला एच डी एक बार यहाँ पर आ जाएगा। तो एन सी आर का क्या बन जाएगा यहाँ पे? एन फैक्टोरियल, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूले जैसा ही बन गया, और नीचे इन दोनों का अंतर, तो एन माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू आर का फैक्टोरियल प्लस एन सी आर माइनस वन का क्या होगा? ऊपर वाला एन फैक्टोरियल, नीचे एक बार इन दोनों का अंतर आएगा, तो एन में से मैं आर माइनस वन को माइनस करूंगा, तो एन माइनस आर प्लस वन बन जाएगा, एन माइनस आर प्लस वन बन जाएगा। समझ गए ना, मैंने डायरेक्ट कर दिया, आप धीरे धीरे करोगे तो यही आएगा। फिर क्या है? आर माइनस वन, तो आर माइनस वन का फैक्टोरियल बन गया। अब इनको जोड़ना है, क्योंकि इनको जोड़ के हमें एक एक्सप्रेशन का आंसर देना है। अभी मैं आरएचएस भी निकालूंगा, तो आरएचएस तो देखो इसी का बनेगा, इसका एक छोटा सा फॉर्मूला बन जाएगा। तो मैं भी कोशिश करूंगा कि इन दोनों को जोड़ दूं, कंबाइन कर दूं। तो जोड़ने के लिए सबसे बढ़िया है कि मैं कुछ कॉमन वॉमन ले लूं, क्योंकि यहाँ पे बहुत भारी भरकम से नंबर आ रहे हैं। तो कॉमन कैसे लूंगा मैं? मेरा कॉमन लेने का तरीका ये होगा कि यहाँ पर अगर मैं पहले कंपैरिजन देखूंगा कि भाई यहाँ पे एन फैक्टोरियल है, यहाँ पर भी एन फैक्टोरियल है, तो मैं एन फैक्टोरियल कॉमन ले लूंगा। यहाँ पे एन माइनस आर का फैक्टोरियल है, तो इसका जो इधर की तरफ जोड़ीदार जो इसको टक्कर दे सकता है वो कौन है? एन माइनस आर प्लस वन। ये दोनों काफ़ी क्लोज है, एक का ही इनमें अंतर है। ऐसे यहाँ पे आर फैक्टोरियल, यहाँ पे आर माइनस वन का फैक्टोरियल, तो इसका जो टक्कर देने वाला है वो यहाँ पर है। लेकिन अब मैंने एक चीज़ और बोला था, जो फैक्टोरियल हमने पढ़ा था कि भाई जब भी फैक्टोरियल को काटने की या कॉमन लेने की ऐसे कुछ बात आए, है ना, तो आप क्या कर सकते हो, क्योंकि कॉमन लेना भी ऐसे डिवाइड करके निकालना ही होता है, तो आप इनमें क्या कर सकते हो, जो बड़ा वाला होता है उसको ब्रेक करके छोटे वाले के बराबर ला सकते हो। तो इन दोनों में आर में आर माइनस वन में बड़ा कौन है? ये, तो मैं यहाँ पर इसको चेंज करूँगा। और इन दोनों में बड़ा कौन है? ये, तो मैं इसको चेंज करूँगा, क्योंकि इसमें एन माइनस आर प्लस वन है, इसमें ओनली एन माइनस आर है। तो समझ गए, एक तो इसको मॉडिफाई कर देता हूँ और एक इसको मॉडिफाई कर देता हूँ। ऊपर वाला अभी मैं सेम टू सेम रख रहा हूँ। यहाँ पर ये क्या बन जाएगा? एन माइनस आर का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई आर फैक्टोरियल को मैं लिख लेता हूँ आर इंटू आर माइनस वन का फैक्टोरियल। तो ये क्लियर हुआ आपका। फिर प्लस यहाँ पे एन फैक्टोरियल अपॉन, इसमें इसको चेंज करने वाला हूँ मैं, तो एक बार इसको, एक बंदे को, एक नंबर को तो बाहर निकाल लेता हूँ मैं, एन माइनस आर प्लस वन। फिर इससे एक कम हो जाएगा तो क्या बचेगा? एन माइनस आर ही बचेगा, उसका फैक्टोरियल में खोल नहीं रहा, उतना ही बस खोलूंगा, मल्टीप्लाई बाई, अब यहाँ पे क्या आर माइनस वन, तो इसको तो हाथ लगाएंगे नहीं क्योंकि ये तो छोटा है। तो ऐसे हमने यहाँ तक पहुँच गए। अब आगे क्या करें, तो यहाँ पर हम कॉमन उठा लेते हैं ना। अब कॉमन ले लेते हैं, ऊपर ऊपर से कौन कॉमन आ गया? एन फैक्टोरियल कॉमन आ गया, नीचे एन माइनस आर का फैक्टोरियल, एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ये कॉमन आ जाएगा। आर माइनस वन का फैक्टोरियल, आर माइनस वन का, ये भी कॉमन आ जाएगा, एन माइनस आर का फैक्टोरियल, आर माइनस वन का फैक्टोरियल। बचेगा क्या? ये दोनों उठ गए, यहाँ पे बच गया वन बाई आर, यहाँ पर ये दोनों उठ गए, बच गया वन अपॉन दिस, वन अपॉन एन माइनस आर प्लस वन। इनको अब सोल्व कर लेते हैं। अब देखो कैलकुलेशन है थोड़ी सी लेंथी होगी, तो मैं इसको फटाफट कर लेता हूँ। एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल, आर माइनस वन का फैक्टोरियल। एलसीएम ले लेता हूँ, तो आर एन माइनस आर प्लस वन, ये इधर चला गया, एन माइनस आर प्लस वन, ये उधर चला गया, आर से आर कट गया। अच्छा, अब मैं इनकी ग्रुपिंग कर देता हूँ। अब मैं इसमें देखो दोस्तों ज़्यादा टाइम लगाऊंगा नहीं, मैं थोड़ा डायरेक्ट ही करने पे भरोसा रखता हूँ। यहाँ पे जो एन फैक्टोरियल है, देखो दोस्तों ध्यान से देखना, ये एन फैक्टोरियल है, यहाँ पर है एन प्लस वन, तो जब एन प्लस वन, यहाँ पे समझ गया ना, यहाँ पे बचा क्या? एन और प्लस वन बच गया। तो एन प्लस वन जब एन फैक्टोरियल के सामने खड़ा रहेगा, तो एन फैक्टोरियल बोलेगा यार तू आजा, अंदर ही आजा, तो वो एन प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल, दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे? एन प्लस वन का फैक्टोरियल बना लेंगे, डिवाइड बाई। ऐसे ही देखो एन माइनस आर फैक्टोरियल, इसके सामने भी एक बंदा खड़ा है, एन माइनस आर प्लस वन, तो इससे एक ज़्यादा है, तो ये दोनों मिलकर, ये और ये मिलकर क्या बना लेंगे? नया फैक्टोरियल बना लेंगे, उसका नाम क्या होगा? एन माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल। और यहाँ पे आर माइनस वन का फैक्टोरियल है, इसके सामने कौन है? आर, तो ये बना लेंगे आर का फैक्टोरियल।
तो ऐसे एक छोटा सा स्वीट सा एक्सप्रेशन आ गया, स्वीट तो नहीं लग रहा होगा आपको। तो अब एक बार हम आर एच एस को तैयार कर लेते हैं। भाई आर एच एस की क्या शक्ल है ये देख लेते हैं। आर एच एस इक्वल टू क्या है, एन प्लस वन सी आर। इसको अगर मैं ओपन करूँ तो सबसे पहले अपर सफिक्स आ जाएगा एन प्लस वन का फैक्टोरियल डिवाइड बाई, नीचे इन दोनों का अंतर आएगा। तो अंतर में क्या करूँ, एन प्लस वन में से आर माइनस कर दूंगा, तो एन प्लस वन माइनस आर का फैक्टोरियल। और एक बार ये जो नीचे वाला आर है वो एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो कि ये दोनों बराबर है कि नहीं है। ये दोनों आ जाएंगे, हाँ आ जाएंगे। देखो ये है एन प्लस वन का फैक्टोरियल, ऊपर है एन प्लस वन का फैक्टोरियल, फिर नीचे है एन माइनस आर प्लस वन। मतलब ये जो आर है वो माइनस में आ रहा है, बाकी एन और वन तो प्लस में। तो यहाँ पर भी एन और वन तो प्लस में, बाकी माइनस आर है, तो ये भी मैच हो गया। फिर है आर फैक्टोरियल, तो यहाँ पर भी आर फैक्टोरियल। तो ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। दिस इक्वल टू दिस, मतलब जो एल एच एस है दैट इज इक्वल टू आर एच एस। तो ऐसे ही इसका प्रूफ आता है। बाकी नॉर्मल है, कैलकुलेशन लंबी होगी तो क्या होगी, कोई खास चीज़ नहीं लगती अगर आपको एनसीआर का फॉर्मूला पता हो तो ये प्रॉपर्टी भी आपको याद रखनी है। अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 19। दोस्तों एग्जांपल नंबर 19 से पहले मेरे दिमाग में आया कि यार एक बार मल्टीप्लिकेशन रूल और एडिशन रूल आपको दोबारा बता दूं। तो ये एक्चुअली उसमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी और एक्सरसाइज 7.4 में भी इनकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो यहाँ पर क्या है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हमने एकदम लेक्चर 1 में एक बार डिस्कस किया था ये। तो एक होता है मल्टीप्लिकेशन रूल जिनमें हम तरीकों को मल्टीप्लाई करते हैं, एक होता है एडिशन रूल जिसमें हम तरीकों को जोड़ते हैं। तो कब ऐसे करते हैं, तो यहाँ पर सबसे जो मेजर डिफरेंस है वो तो आपको ऐसे मिलेगा। जो भी मल्टीप्लिकेशन रूल है ना, इनके अंदर आपको क्वेश्चंस के अंदर या फिर क्वेश्चन को जब आप पढ़ोगे तब उसमें आपको एक मतलब फीलिंग सी आएगी, और वो उस फीलिंग में आप दो तरीकों के बीच में एंड वर्ड को महसूस करोगे, है ना। एंड मतलब हिंदी में बोले तो और, तथा, वह, वो सारे है ना, एवं। और एडिशन रूल के अंदर आपको इंग्लिश वाला जो और है उसकी फीलिंग आएगी, हिंदी में बोले तो या तो ऐसे या वैसे, है ना, आइदर और, उस टाइप का। लेकिन यहाँ पर आपको ऐसे अच्छा यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि मल्टीप्लिकेशन रूल में तरीकों को मल्टीप्लाई तो करते हैं, साफ साफ है। तो इसमें आइडेंटिफाई करने का एक तरीका मैं आपको बताता हूँ। वो क्या है, जैसे आपको ऐसे फीलिंग आई कि एक कोई बड़ा काम है ना, एक बिग प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट समझ लो। तो प्रोजेक्ट के एक है फर्स्ट स्टेप, फिर है सेकंड स्टेप। तो ऐसी कुछ आपको फीलिंग मिलेगी कि भाई एक बड़ा काम है, उसको पूरा करना है तो मेरे को फर्स्ट स्टेप भी करना पड़ेगा, सेकंड स्टेप भी करना पड़ेगा, थर्ड स्टेप भी करना पड़ेगा। मतलब फर्स्ट स्टेप एंड सेकंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप, तब जाके अपना काम पूरा होगा। तो इसके जो तरीके हैं, इसके जो तरीके हैं, इसके जो तरीके, इन तीनों तरीकों को मैं क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो आई होप इससे आपका ज़्यादा बेटर अच्छे से तरीके से क्लियर हो गया है। एडिशन रूल में क्या होता है, और होता है, या फिर इसको हम हिंदी में या बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें कोई प्रोजेक्ट है, बड़ा कोई प्रोजेक्ट है, इसको करने के कुछ ऑप्शंस है, स्टेप्स नहीं, ऑप्शंस। ऑप्शन से ज़्यादा अच्छी फीलिंग आती है। फर्स्ट ऑप्शन, तो फर्स्ट ऑप्शन लगा दो, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन। तो इसमें अगर हम बोलेंगे कि भाई ये जो बड़ा प्रोजेक्ट है ये कैसे कंप्लीट होगा, फर्स्ट ऑप्शन लगा दो, या फिर सेकंड ऑप्शन लगा दो, या फिर ये थर्ड ऑप्शन लगा दो। तो इसमें आइदर और वाली फीलिंग बन रही है ना कि फर्स्ट ये जो पूरा प्रोजेक्ट है वो कैसे कंप्लीट हो सकता है, बाय अप्लाइंग आइदर फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन। तो ऑप्शन से ज़्यादा फीलिंग आएगी। जैसे आपको लगे कि भाई इससे अपना काम हो गया, जो क्वेश्चन में ऊपर ऊपर लिखा वो काम हो गया, तो समझ आना इसके तरीके और इसके तरीके हम क्या करने लग जाएंगे, फिर जोड़ने लग जाएंगे। तो इसी बेसिस पर हम अब एग्जाम्पल नंबर 19 देखते हैं। तो दोस्तों ये है अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 19। इसमें बोला व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग मतलब कॉम्बिनेशन लगाना है, सिलेक्शन है ये, 4 कार्ड्स फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। ठीक है, तो पहले हम ये बता देंगे कि भाई 52 में से 4 कार्ड को चुनने के तरीके कितने होंगे आप बताओ। 52C4 है ना, इसको लिख लेंगे। फिर क्या बोला कि इन हाउ मेनी ऑफ दीज, अब अच्छा इसके अंदर 5 पार्ट्स और, मतलब अलग अलग सिचुएशन में भी, अलग अलग रेस्ट्रिक्शन में भी हम इनका आंसर देना है। 4 कार्ड्स आर ऑफ द सेम सूट। सूट पता है कैसे कैसे होते हैं, इसमें 4 सूट होते हैं ना कि 13 कार्ड्स के, वो मैं आपको इससे अभी और क्लियर कर दूंगा ना, ऐसा ऐसा होता है। चलो करते ही चलते हैं। टोटल 52 कार्ड्स है, उसमें से 26 रेड कार्ड है। अगर मेरे पास लाल पेन होता तो मैं आपको अभी लिख के बता ही देता। ब्लैक कार्ड होंगे 26, तो कलर 2 हो गए, रेड एंड ब्लैक, 26 है ना, आधे आधे हो गए। फिर रेड के अंदर 2 सूट होते हैं, इनको सूट बोलते हैं, हार्ट, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, लाल पान या ऐसे भी बोल लेते हैं। तो और डायमंड मतलब ईंट। फिर ब्लैक में 2 सूट और होते हैं, एक तो स्पेड होता है, मतलब क्या बोलते हैं, हुक्म ऐसा कुछ बोलते हैं ना, हाँ हुक्म या जो भी है। और क्लब मतलब चिड़ी,
जो भी। अब यहाँ पर इसमें 13 कार्ड, सब में 13 कार्ड्स होंगे, है ना। तो यहाँ पर देखो, अच्छा इसके अंदर फेस, आगे कुछ पार्ट्स के अंदर जैसे थर्ड पार्ट है कि चारों जो कार्ड है वो फेस कार्ड्स होने चाहिए। तो फेस कार्ड्स का भी जिक्र होगा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फेस कार्ड वो होते हैं जिन पर डायग्राम बना होता है ना, डायग्राम जैसे आपने देखा होगा किंग, क्वीन और जैक, जैसे बादशाह, बेगम और जो गुलाम होता है, इन पर डायग्राम बना होता है ना कार्ड्स पर। तो जैसे हार्ट है तो हार्ट के अंदर ये 3 कार्ड्स क्या हो गए, फेस कार्ड्स हो गए। ऐसे ही फिर ऐसा सभी के अंदर ये जो 3 3 है ये सब क्या होंगे, फेस कार्ड्स होंगे। तो ऐसा टोटल फेस कार्ड कितने होंगे वो आप देख ही सकते हो। इनको हम क्या बोलते हैं, फेस कार्ड्स बोलते हैं। कुछ और भी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। ये जो होते हैं ना, ये 10 से लेके 2 तक ये इन पे नंबर लिखा होता है और कोई खास चीज़ होती नहीं है। जैसे डायमंड हो तो डायमंड, जैसे डायमंड का अगर 9 है तो उस पर 9 डायमंड्स भी छपे हुए होंगे और साथ में 9 भी लिखा होगा। तो ये आप समझ पा रहे हो, इनको बोलते हैं हम नंबर कार्ड्स। जिन पे नंबर है उनको बोलते हैं नंबर कार्ड्स। KQJ इनको बोलते हैं हम फेस कार्ड्स। और अगर हम इनके अंदर ये इक्का ए है ना, एस, तो इस इक्के को भी अगर हम इन चारों में, इन तीनों के साथ शामिल कर लें तो ये 4 हो जाएंगे, AKQJ। इनको बोलते हैं हम ऑनर कार्ड्स। ठीक है, इन चारों को क्या बोलते हैं हम, HONOR कार्ड्स। ठीक है, ऑनर कार्ड्स आप समझ सकते हो। मतलब इनका जो इम्पोर्टेंस होती है वो इन सबसे ज़्यादा होती है। तो ऐसा सिस्टम है। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, 4 कार्ड्स आर ऑफ द सेम सूट। मतलब अगर हमें जैसे 52 में से वो 4 कार्ड चुनने हैं, तो अगर वो हार्ट में से है तो फिर हार्ट्स में से होने चाहिए चारों कार्ड्स, है ना। मतलब सेम सूट होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर थोड़ी थोड़ी हमें फीलिंग आ रही है कि यहाँ पर एडिशन रूल लगेगा। क्यों? क्योंकि या तो वो हार्ट में से आ जाए, क्योंकि सेम सूट है ना। ऐसा थोड़ी चलेगा कि वो एक इसमें से आ जाए, एक इसमें से आ जाए, एक इसमें से, एक इसमें से। वो वाली फीलिंग नहीं आ रही है अब यहाँ पर। सेम सूट होना चाहिए, तो चारों कार्ड्स इसमें से भी आ सकते हैं या फिर इसमें से भी आ सकते हैं या फिर इसमें से भी आ सकते हैं या फिर इसमें से भी आ सकते हैं। तो ऐसे एडिशन रूल भी यहाँ पर पिक्चर में आएगा पहली बार। फिर क्या है कि 4 कार्ड्स बिलोंग टू 4 डिफरेंट सूट्स। मतलब चारों अलग अलग सूट्स में से बिलोंग करें, एक इसमें से, एक इसमें से, एक इसमें से, एक इसमें से। तो यहाँ पर अब आइदर और नहीं लगेगा, एक इसमें से आ जाए या फिर एक इसमें से, नहीं, एक इसमें से आएगा एंड दूसरा इसमें से आएगा एंड तीसरा इसमें से, चौथा इसमें से, ऐसे चलेगा। तो वहाँ पर हम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिलिंग के साथ साइन भी बदल जाता है, मल्टीप्लाई या एडिशन का। थर्ड है फेस कार्ड्स, तो हम इनमें से चुन लेंगे। फिर है 2 आर रेड, 2 आर ब्लैक। यहाँ पे देखो बीच में एंड लगा है तो इसकी महत्व बढ़ गया ना। हम इनके तरीकों और इनके तरीकों को मल्टीप्लाई करेंगे एंड की वजह से। फिर क्या है, कार्ड्स आर ऑफ द सेम कलर, तो सेम कलर या तो रेड होंगे या फिर ब्लैक होंगे ऐसे। तो या तो लग गया ना। तो आप समझ रहे हो, वहाँ पर हम जोड़ देंगे। तो अब मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन तो यहाँ पर लिख ली है। सबसे पहले जो ऊपर वाला जो क्वेश्चन था उसका आंसर दे देते हैं। यहाँ पर बोला है एग्जाम्पल नंबर 19 है, चैप्टर नंबर 7। इसमें बोला है कि नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 4 कार्ड्स फ्रॉम 52 प्लेइंग कार्ड्स। तो 52 में से 4 को चुनना है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 52C4। इसका फॉर्मूला लगा के आप आंसर दे ही सकते हो। ठीक है, मैं इतना ही छोड़ रहा हूँ, आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। अपना मोटो कैलकुलेशन करने का नहीं है, कंसेप्ट समझना है, लैंग्वेज समझनी है। अच्छा, फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है कि 4 कार्ड्स आर ऑफ द सेम सूट। तो इसका मतलब क्या है, जो चारों कार्ड्स है वो आइदर हार्ट के होंगे और डायमंड के होंगे और स्पेड के होंगे और क्लब के होंगे। तो अपनी वो आइदर और वाली फीलिंग आ रही है यहाँ पर। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, और है तो ये ऑप्शन है, चारों कार्ड्स हम हार्ट से चुन लेंगे तो अपना काम हो जाएगा। अपना काम क्या है, 4 कार्ड चुनने का ना तो उससे कम ना ही उससे ज़्यादा। तो अपना काम चारों, जैसे सेम सूट है तो चारों हार्ट से ही ले लेंगे तो काम हो जाएगा। तो इसका मतलब हार्ट कितने हैं टोटल, देखो हार्ट्स में कितने कार्ड्स हैं, 13 कार्ड है। तो 13 में से हमें 4 को चुनना है, तो क्या लग जाएगा 13C4। डायमंड में से 4 चुने अगर हम, तो क्या आ जाएगा 13C4। स्पेड भी कितने हैं, 13 है, तो इसमें क्या जाएगा 13C4। और फिर क्लब में से 4 चुन ले तो क्लब भी कितने, टोटल 13। तो 13 में से हम उन चारों को चुनाव कर ले उनका। तो अब इन तरीकों को हम जोड़ेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे। जब हमने हार्ट में से 4 कार्ड्स का चुनाव किया तो अपना काम 4 का ही था, हम इनको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। हमें 16 कार्ड थोड़ी चुनना है, हमें तो 4 ही कार्ड का सिलेक्शन करना है। तो यहाँ पर फिर मैं प्लस लगा दूंगा क्योंकि इससे अपना काम हो चुका है। यहाँ पर प्लस आ जाएगा, यहाँ पर भी प्लस आएगा। अब आप इनको जोड़ के आंसर बता सकते हैं, या फिर इनके अंदर आप ऐसे लिख सकते हो 13C4 × 4, क्योंकि ये जुड़ के 4 हो जाएंगे ना, इसलिए। सेकेंड में क्या बोला कि 4 कार्ड्स बिलोंग टू दी 4 डिफरेंट सूट्स।
मतलब चारों का सूट भी क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे सूट होते ही चार है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर इससे यही समझूंगा कि वन फ्रॉम हार्ट, वन फ्रॉम डायमंड, वन फ्रॉम स्पेड एंड वन फ्रॉम क्लब। अच्छा यहाँ पर अब मैं बताओ, अब एक बार तो मैंने बोल ही दिया खुद से ही, यहाँ पर इनके बीच में मैं और लगाऊंगा इंग्लिश वाला, या फिर एंड लगाऊंगा इनके बीच में। तो एंड लगाऊंगा क्योंकि मेरा जो काम है वो चार कार्ड चुनने का है। एक कार्ड चुन लिया या फिर इधर से एक कार्ड चुन लिया, उससे थोड़ी हुआ, उससे तो मैं एक ही कार्ड चुन पाऊंगा कुल मिला के। तो यहाँ पर क्या लगाऊंगा मैं, एंड लगाऊंगा, एंड वन कार्ड फ्रॉम हार्ट एंड वन कार्ड फ्रॉम डायमंड एंड वन फ्रॉम स्पेड, वन फ्रॉम क्लब। सभी में से एक एक चुनना ही चुनना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, जब हार्ट में से एक कार्ड चुनूंगा तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ना, इसी तरीके से अपना काम भी हो जाएगा। हार्ट में से एक कार्ड चुनना है, हार्ट कितने टोटल, 13, 13 में से एक कार्ड अगर मैं चुनूंगा तो क्या आ जाएगा, 13C1 मल्टीप्लाई करूंगा ना एंड की वजह से, एंड ना इसने अपना रूप बदल के मल्टीप्लाई ले लिया, ऐसे समझ लो। वन फ्रॉम डायमंड, इसका क्या रूप बन जाएगा, 13C1, एंड का क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई बाय। अच्छा फिर वन फ्रॉम स्पेड, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय, ये एक जगह ही लग गया, 13C1। वन फ्रॉम क्लब 13C1 और एंड का क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई बन जाएगा। तो ऐसे आप इन सबको देख सकते हो। 13C1 कितना होगा, अच्छा मैंने एक वो बोला था ना कि NC1 N हो जाता है, तो 13C1 क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 13 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 13, 13 की पावर क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो ऐसे इसके टोटल नंबर ऑफ वेज आ गए। आगे क्या बोला है, आर फेस कार्ड्स, ये जो चार कार्ड में चुनने हैं ना, वो चारों के चारों क्या होने चाहिए, फेस कार्ड्स होनी चाहिए। तो फेस कार्ड्स होने के लिए अब हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि अब हमें कहीं और से चुनना नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि टोटल 52 कार्ड्स में तो नंबर कार्ड भी होते हैं। हमें तो चारों के चारों कार्ड कहाँ से चाहिए, फेस कार्ड्स से चाहिए। तो एक बार आप देख लो कि टोटल फेस कार्ड्स होते कितने हैं। मैं इसकी फ़ोटो भी आपको PDF में दे दूंगा ना, तो आप टेंशन मत लेना। फेस कार्ड्स होते कितने हैं, 3 इसके, 3 इसके, 3 इसके, 3 इसके, तो टोटल 12 होते हैं, है ना। तो वैसे फेस कार्ड्स कितने होते हैं, टोटल 12 होते हैं। टोटल हमें कितना चुनना है, 4 चुनना, तो इसके तरीके क्या हो जाएंगे, 12 में से 4 चुन लिए। अब इसको आप एक्सपेंड कर सकते हो, 12 फैक्टोरियल अपॉन इन दोनों का अंतर 8 फैक्टोरियल, और नीचे वाला 4 का 4 फैक्टोरियल। सोल्व कर सकते हो ना, ये काफ़ी आसान था ये वाला। फोर्थ पार्ट पर आते इसमें क्या बोला कि 2 आर रेड एंड, क्वेश्चन में भी एंड लगा था उसके अंदर, 2 आर ब्लैक, 2 रेड कलर के होने चाहिए, 2 ब्लैक कलर के होने चाहिए। तो अपने पास में कलर है कितने, कलर भी 2 ही है, रेड और ब्लैक। और रेड आखिरकार अब रेड कितने, अब देखो हार्ट या डायमंड इसका जिक्र ही हो गया ना, अब इन चीज़ों से ऊपर उठ के रेड कलर पर बात आ गई। तो रेड कलर कितने होते हैं, 26 कार्ड होते हैं रेड कलर के, और 26 कार्ड्स होते हैं ब्लैक कलर के। तो 2 कार्ड्स हमें इन 26 में से लेने हैं, और 2 कार्ड्स हमें इन 26 ब्लैक कार्ड्स में से चुनने हैं। तो यहाँ पर 2 रेड कार्ड्स, तो रेड कितने होते हैं टोटल 26, ब्लैक कितने होते हैं 26। तो 2 आर रेड, तो इन 26 में से 2 चुन लूँगा मैं, 26C2, और 2 आर ब्लैक, तो 26C2। यहाँ पर बीच में मल्टीप्लाई लगाऊंगा या फिर प्लस लगाऊंगा, तो देखो यहाँ पर एंड लगा है, मतलब ये 2 चुनने हैं एंड ये भी 2 चुनने हैं। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, मल्टीप्लाई लग जाएगा, क्योंकि तभी तो अपना काम भी पूरा होगा। 2 यहाँ से एंड 2 यहाँ से, तब जाके टोटल 4 कार्ड वाला अपना काम पूरा हो पाएगा। तो इसको आप सोल्व कर सकते हो, 26C2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। 26C2 की आप वैल्यू लगा के यहाँ पे इसका स्क्वायर कर देना, कैलकुलेशन है सिंपल। फिर कार्ड्स आर ऑफ द सेम कलर। अच्छा यहाँ पर देखो, यहाँ पर थोड़ा सा मज़ेदार हो गया ये वाला जो पार्ट है वो, कार्ड्स आप आर ऑफ द सेम कलर, मतलब वो जो कार्ड है वो सेम कलर के होने चाहिए। कितने कार्ड, 4 की बात की जा रही है, ऊपर भी देखो 4 ही है, तो चारों कार्ड सेम कलर के होने चाहिए। अच्छा कलर सेम होने के लिए अपने पास में कलर है कितने, 2 कलर है, एक तो रेड और एक ब्लैक। इसका मतलब वो जो चारों कार्ड्स है वो फीलिंग तो ये आएगी ना यार, मैं आइदर लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ, फीलिंग तो ये आ रही है, आइदर वो चारों के चारों रेड कार्ड होंगे और वो चारों के चारों ब्लैक कार्ड्स होंगे, ठीक है। तो आइदर और वाली फीलिंग है, तो मैं रेड कार्ड कितने टोटल 26 है, ब्लैक कार्ड कितने टोटल 26 है। तो चारों के चारों ही चुनने में, अगर रेड से चुन रहा हो तो 26 में से चारों ही रेड उठा लूँगा, मतलब 26C4। अगर मेरे को ब्लैक में से, मतलब उनका सभी का कलर सेम रखना है, तो अगर मेरे को कलर उनका ब्लैक रखना है, तो मैं 26 ब्लैक कार्ड्स में से वो चारों चुन लूँगा। तो ऐसे लो, तब सारे ही कार्ड्स का जो कलर होगा वो सेम होगा, रेड कलर होगा। या फिर ऐसे लो, तब चारों ही कार्ड्स का कलर सेम होगा और वो ब्लैक कलर होगा।
तो दोनों ही तरीके से अपना काम पूरा हो रहा है, तो ये एक ऑप्शन है, ये भी एक ऑप्शन है, तो ऑप्शंस के केस में हम प्लस लगा देते हैं। दूसरी भाषा में आइदर और की जब भावना आए, फीलिंग आए, तब आप प्लस लगा देना। तो ये क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ 26C4 हो गया। तो दोस्तों आज का लेक्चर जो है ना अपना, वो काफ़ी होलिस्टिक लेक्चर रहा, क्योंकि इसके अंदर हमने हर चीज़ कवर कर ली। परमिटेशन भी हमने कवर कर लिया, फिर उसके बाद में हमने कॉम्बिनेशन भी कवर कर लिया, एनसीआर की प्रॉपर्टीज़ भी आ गई, उनको अप्लाई करने के लिए जो न्यूमेरिकल फॉर्मूले वो भी मैंने बता दिया कि ऐसा ऐसा हो सकता है। प्रैक्टिकल हमने क्वेश्चन भी देख लिया है, और हमने एडिशन रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल भी हमने देख लिया है। तो ये तो मतलब शानदार लेक्चर हो गया आज का अपना। अब मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, एक्सरसाइज 7.4 है इसके बाद में, हाँ उसके क्वेश्चंस लेके आएंगे। तो मिलते हैं आगे, थैंक यू वेरी मच।